इससे पूर्व के व्याख्यान में हम द्रव विलयनों को लेकर के चल रहे थे और हम ये निर्धारित कर चुके थे कि द्रव विलयन 3 प्रकार के होते हैं। द्रवों में गैसों के विलयन, द्रवों में द्रवों के विलयन, द्रवों में ठोसों के विलयन। द्रवों में गैसों के विलयन और उससे संबंधित नियम, हेनरी नियम आदि को हम पूर्व में स्टडी कर चुके हैं। आज हम द्रवों में द्रवों के विलयनों को लेते हैं। जब द्रवों में द्रवों को मिलाते हैं तो 2 प्रकार के विलयन बनते हैं। कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स, अर्थात जब एक द्रव में दूसरे द्रव को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीयता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात प्रत्येक अनुपात पर एक द्रव दूसरे द्रव में पूर्ण मिश्रणीय होता है, समांगी मिश्रण बनता है, विलयन प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ लिक्विड पेयर्स ऐसे होते हैं जिनमें यह कंप्लीट मिक्सेबिलिटी, पूर्ण मिश्रणीयता प्रदर्शित नहीं होती है, जिन्हें हम सेकंड टाइप पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड पेयर्स, आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव युग्म कहते हैं। तो द्रव विलयन 2 प्रकार के हुए। द्रवों में द्रवों की पूर्ण मिश्रणीयता हो और नंबर 2 आंशिक मिश्रणीयता हो। आज के इस व्याख्यान में हम कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स पेयर्स को स्टडी करेंगे। अर्थात जब एक द्रव में दूसरा द्रव पूर्ण मिश्रणीय होता है तो इससे संबंधित विलयनों को स्टडी करेंगे। कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड पेयर्स को स्टडी करने से पूर्व कुछ कंसेप्ट्स हैं, उन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले हम लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों की वाष्प दाब। प्रत्येक द्रव का ये गुण होता है कि वह प्रत्येक ताप पर वाष्पीकृत होता है। यदि किसी द्रव को निश्चित ताप पर बंद पात्र में लिया जाए और उसके द्रव सतह से ऊपर उपस्थित समस्त वायु को बाहर निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, तो द्रव के अणु वाष्प अवस्था में जो परिवर्तित होते हैं वह प्रक्रिया तो वाष्पीकरण कहलाती है, पता है आपको। तो जो वाष्पीकरण के द्वारा वाष्प अणु वहाँ पर एकत्रित होते जाएंगे। जब वाष्प अणुओं की संख्या बढ़ने लगती है तो वो भी आपस में एक दूसरे से टकरा करके पुनः द्रव अणुओं में परिवर्तित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। वाष्प अवस्था में अणु आते जा रहे हैं और प्रारंभ में वाष्पीकरण की दर अधिकतम होती है, लेकिन संघनन की दर न्यूनतम अर्थात 0 होती है। जैसे जैसे वाष्प अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, संघनन की दर बढ़ती जाती है और एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है जिस पर वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है। इस अवस्था को हम साम्य अवस्था कहते हैं। यह गतिक साम्य होता है जिसमें वाष्पीकरण भी है, संघनन भी है, लेकिन दोनों की दर समान है। और इस स्थिति के पश्चात वाष्प अवस्था में अणुओं की और संख्या बढ़ना बंद हो जाता है। इस साम्य अवस्था पर निश्चित ताप पर वाष्प अणुओं द्वारा द्रव की सतह और पात्र की दीवारों पर लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। अब वाष्प दाब को हम और थोड़ा सा डिटेल में लें यहाँ पर कि यह वाष्प दाब 3 मुख्य कारकों पर निर्भर करता है। ओपन सरफेस एरिया यानी पात्र का खुला हुआ क्षेत्रफल कितना है। नंबर 2, द्रव अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। और 3rd होता है टेम्परेचर व ताप।
ओपन सरफेस एरिया बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है, जिसका एक सिंपल सा मैं उदाहरण लेता हूँ कि यदि आपने कोई कपड़ा धो करके और इकट्ठा करके ही रख दिया तो सूखने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर उसे हम फैला देते हैं और फैला के सुखाते हैं तो वो कुछ घंटों में सूख जाता है। क्यों? क्योंकि ओपन सरफेस एरिया बढ़ गया, वाष्पीकरण बढ़ गया। दूसरा कारक होता है द्रव अणुओं के मध्य लगने वाला अंतर आणविक बल। द्रव अणुओं के मध्य यदि अंतर आणविक बल का मान अधिक है तो उनकी वाष्प अवस्था में परिवर्तन की प्रवृत्ति कम होगी, अर्थात वाष्प अणुओं की संख्या कम होगी। वाष्प अणुओं की संख्या कम होगी तो उनके द्वारा द्रव की सतह या पात्र की दीवारों पर होने वाली टक्करों की संख्या, अप्रत्यक्ष रूप से लगाई गई बल का मान कम होगा, और प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगाया गया बल ही क्या कहलाता है? दाब, अर्थात वाष्प दाब का मान कम होगा। यदि किसी द्रव के अंतर आणविक बलों का मान कम है तो वाष्पीकरण की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, वाष्प अणुओं का संख्या ज़्यादा होगी, उनके द्वारा लगाया गया बल का मान ज़्यादा होगा, वाष्प दाब का मान ज़्यादा होगा। हम कह सकते हैं कि अंतर आणविक बल यदि द्रव अणुओं के मध्य किसी कारण से बढ़ रहा है तो वाष्प दाब का मान कम होता जाएगा। तीसरा कारक होता है ताप। यदि ताप का मान हम बढ़ाते हैं तो ये आपको मालूम है कि ताप बढ़ाने पर अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक बल का मान कम हो जाता है, और यदि बल का मान कम होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और वाष्पीकरण का मान बढ़ेगा तो वाष्प दाब का मान अधिक होगा। हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब का मान बढ़ता है। ये तीन कारक बिलियनों के वाष्प दाबों को भी प्रभावित करते हैं। इनको कौन किस मात्रा में किस तरीके से प्रभावित करता है, इसको एक रॉल्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने समझाया और एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम रॉल्स लॉ कहते हैं। रॉल्स लॉ को समझने के लिए हम दो पार्ट कर लेते हैं। जब द्रव में अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाए, और नंबर 2 जब द्रव में वाष्पशील पदार्थ को घोला जाए। यदि हम अवाष्पशील पदार्थ को घोलकर विलयन बनाते हैं तो अवाष्पशील पदार्थ जब घुलेगा तो सरफेस पर भी उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओपन सरफेस एरिया में कमी आती है, वाष्पीकरण में कमी आती है, और वाष्प दाब में कमी आ जाती है। लेकिन यदि हम वाष्पशील पदार्थ को घोल रहे हैं तो दो परिस्थितियां होती हैं कि अंतर आणविक बलों का मान बढ़ भी सकता है, अपरिवर्तित रह सकता है, घट सकता है। उसके लिए तो सबसे पहले हम कोई एक विलयन ऐसा मान लें जिसमें अवाष्पशील पदार्थ को घोला गया है। अवाष्पशील पदार्थ को घोलने पर जो वाष्प दाब में कमी आ रही है उसके सापेक्ष रॉल्स ने नियम स्थापित किया था और बताया कि विलयन का वाष्प दाब विलायकी मूल भिन्न के समानुपाती होता है। विलयन का वाष्प दाब विलायकी मूल भिन्न के समानुपाती होता है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यदि हम मान लें कि विलयन का वाष्प दाब PS है और विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है और विलायक की मूल भिन्न X0 है, तो इस रॉल्स नियम के अनुसार PS प्रोपोर्शनल टू X0 होगा। इस समानुपातिक स्थिरांक को हटाएंगे हम तो PS इजिकल टू P0 X0 हमें मिला, और यहाँ पर जो P0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। अब ये देखिए आप,
कि जब हम शुद्ध विलायक लेते हैं तो अकेला एक ही घटक उपस्थित है, और हमें मालूम है, ध्यान होगा आपको, कि विभिन्न घटकों के मोल भिन्नों का योग एक होता है। दूसरा घटक जिसे हम विलेय कह रहे हैं वो है ही नहीं, उसके मोल भिन्न कितनी है, 0, तो केवल अकेला है, तो विलायक की मोल भिन्न कितनी होगी, x0 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो इस समीकरण 1 में आप देखिए, उस स्थिति में यदि शुद्ध विलायक है तो PS का मान P0 के बराबर होगा, PS का मान P0 के बराबर होगा, और जब P0 के बराबर है तो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब होगा। लेकिन जैसे जैसे हम विलेय को मिलाते जाते हैं तो विलायक की मूल भिन्न में कमी आती है। क्यों? क्योंकि विलेय और विलायक दोनों के मूल भिन्नों का योग कितना है, 1। अब विलेय एग्जिस्ट कर रहा है तो विलायक की मूल भिन्न घटेगी, और विलायक की मूल भिन्न घटेगी तो x0 का मान <1 होगा, और उस स्थिति में आप समीकरण 1 से पुनः देखिए कि PS का मान x0 इंटू P0 घटता जाएगा। पहले P0 था, अब P0 की तुलना में कम होता जा रहा है, और जब P0 की तुलना में कम हो रहा है तो वाष्पदाब का मान कम होता जाएगा। तो इस समीकरण 1 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम द्रव्य में अवाष्पशील विलेय को मिलाएंगे तो उसके वाष्पदाब के मान में कमी आती चली जाएगी। अब दूसरी स्थिति ले लेते